इस वीडियो में हम पोषण के दूसरे प्रकार विषमपोषी पोषण के बारे में जानेंगे। ये पोषण स्वपोषी पोषण से कैसे अलग है, किन सजीवों में होता है, इनकी आवश्यकताएं क्या है इत्यादि। स्वपोषी पोषण के बारे में हमने पढ़ा कि हरे पौधे और कुछ जीवाणु जो है वो सरल पदार्थ जैसे कि CO2, H2O यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जल, क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश, इन चारों की उपस्थिति में वो अपने लिए ग्लूकोज बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं और उससे ऊर्जा प्राप्त करते हैं। विषमपोषी पोषण वाले जीवों के बारे में हमने ये बस इतना ही जाना कि ये दूसरे जीवों से बना बनाया भोजन जो है प्राप्त करते हैं। तो हम इनके बारे में और ज़्यादा जानते हैं इस वीडियो में। शुरू करते हैं पढ़ना। विषमपोषी पोषण, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। आपको यहाँ बैकग्राउंड में जो सजीव दिख रहे हैं ना, ये उदाहरण है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के। आपका काम रहा पहला कि ये कौन से पक्षी हैं, इनका नाम खोजना। ठीक है, शुरू करते हैं ये प्रकार से। विषमपोषी पोषण जो है ना, इसके भी अलग अलग प्रकार हैं। किस पर निर्भर करता है कि जो सजीव हो वो कौन सा भोजन प्राप्त कर रहे हैं, कहाँ से प्राप्त कर रहे हैं, किस तरीके से प्राप्त कर रहे हैं। पहला प्रकार है मृतोपजीवी जीवों का। इस शब्द से पता चलता है कि ऐसे सजीव जो है ना वो मृत एवं सड़े गले पदार्थों से भोजन प्राप्त करते हैं। और जब वो सड़े गले पदार्थों से भोजन प्राप्त करते हैं ना, तो वो इस भोजन को शरीर के बाहर ही पचा लेते हैं और फिर उस पचे हुए भोजन का अवशोषण करते हैं। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं मृतोपजीवी पोषण वाले सजीव? ये सड़े गले मृत पदार्थों से भोजन प्राप्त कर रहे हैं, भोजन को शरीर के बाहर पचा ले रहे हैं और पचे हुए भोजन का अवशोषण कर रहे हैं और फिर इस अवशोषित भोजन का वो अपने अन्य काम के लिए, चाहे ऊर्जा हो, शरीर की वृद्धि हो, इन सब के लिए उपयोग करेंगे। उदाहरण क्या है? फफूंद है, ईस्ट है और मशरूम है। दूसरी कैटेगरी है परजीवी पोषण वाले सजीवों की। परजीवी का अर्थ है पर मतलब दूसरा, अन्य। तो ऐसे सजीव जो है ना वो अन्य जीवों के शरीर के बाहर या भीतर रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे कि अमरबेल जो है ना, ये एक तरह का परजीवी पौधा है। ये किसी पौधे के बाहर ही रहकर जो है ना उससे पोषण प्राप्त करता है, भोजन प्राप्त करना है। जूं जो है ये शरीर के बाहर रहती है। ठीक है, ये भी एक परजीवी सजीव है। लीच, जिसको कि हम लोग ऐसे जोंक कहते हैं, ये भी जो है सजीव के बाहर रहकर ही भोजन प्राप्त करता है। फीता कृमि ऐसा परजीवी जीव है जो शरीर के अंदर रहता है। ठीक है ना, सारी लीच जो है ना वो शरीर के बाहर ही रहकर भोजन प्राप्त करता है। तो ये अमरबेल, किलनी, जूं, लीच ये सभी शरीर के बाहर रहते हैं और फीता कृमि शरीर के भीतर रहकर भोजन प्राप्त करते हैं। कई सारे परजीवी सजीव जो है ना वो बीमार भी करते हैं। या तो अगर पौधों वाले हुए तो पौधों को, पादपों को बीमार करेंगे। अगर मनुष्य में है तो मनुष्य को, किसी अन्य जंतु में है तो वो जंतुओं को भी बीमार करते हैं। तीसरा जो कैटेगरी है विषमपोषी पोषण वाले सजीवों का, प्राणी संभोजी। ये कैसे अलग है पहले दोनों से? एक तो कि इनके पास क्या है, पाचन तंत्र है। इन दोनों के पास ही नहीं है। परजीवी तो किसी के बाहर या भीतर रहकर अपना भोजन प्राप्त कर रहे हैं, ये पचा पचाया भोजन प्राप्त करते हैं, तो इनको तंत्र नहीं चाहिए। इनके भोजन का पाचन शरीर के बाहर हो रहा है तो इनके अंदर भी जो है पाचन तंत्र नहीं होता। तो प्राणी संभोजी खास हैं इसलिए क्योंकि इनके पास पाचन तंत्र होता है जिसमें भोजन को पचाया जाता है, जैसे कि मनुष्य हैं, पशु हैं और अन्य पक्षी हैं। इन्हीं प्राणी संभोजी में सभी जीवों को शाकाहारी, मांसाहारी तथा सर्वाहारी में बांटा गया। ये तो हम लोग पहले पढ़े ही हैं कि शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी जीव कैसे होते हैं। हम लोग जो विषमपोषी पोषण पढ़ेंगे ना, तो हमें अमीबा के बारे में पढ़ना है। अमीबा क्यों खास है? अमीबा इसलिए खास है क्योंकि अमीबा कितनी कोशिकाओं का बना है? बस एक कोशिका का बना हुआ है। और हम यानी कि मनुष्य या फिर अन्य जीव जैसे कि एक चूहा हुआ या चींटी हुई, वो कई सारी कोशिकाओं के बने हुए हैं। तो हम पहले थोड़ा सा जान लेते हैं कि अगर कोई सजीव एक कोशिकीय हो ना तो वो कैसे पोषण करेगा।
तो एक कोशिका है तो एक ही कोशिका को सारे काम करने, यानी कि भोजन का ग्रहण भी वही कोशिका करेगी, उसका पाचन भी वही कोशिका करेगी, उसका अवशोषण और उत्सर्जन सारा काम एक ही कोशिका जो है करेगी। अब अमीबा में कैसे पोषण होता है? ये जो बीच का चित्र आपको दिख रहा है ये अमीबा है, ये पैरामीशियम है, और ये हरे रंग का जो सजीव दिख रहा है ये यूग्लिना है। ठीक है, तो ये जो सजीव है हम लोग अमीबा के बारे में पढ़ेंगे। अमीबा जो है उसकी कोशिकीय सतह से अंगुली जैसे कूटपाद भोजन को ग्रहण करने में सहायता करते हैं। यह कूटपाद भोजन के कणों को घेरकर खाद्य रिक्तिका बनाते हैं। अब इस खाद्य रिक्तिका के अंदर क्या होता है? जटिल पदार्थों का विघटन सरल पदार्थ में किया जाता है। उसके बाद इस सरल पदार्थ को कोशिका द्रव्य में मिला दिया जाता है, उसका विसरण हो जाता है, और जो अनपचा बचा हुआ पदार्थ था उसको कोशिका की सतह से बाहर भेज देते हैं। अब पैरामीशियम में यही काम कैसे होता है? ये अमीबा के लिए था कि इनमें किसी विशेष स्थान से ही पक्षयाप की गति द्वारा भोजन पहुंचता है। अब पक्षयाप क्या है? तो जो पक्षयाप है ना, ये जो चित्र में आपको ये छोटे छोटे बाल की जैसी संरचनाएं दिख रही हैं ना, इन्हीं को पक्षयाप कहते हैं। ये जो पक्षयाप है वो हिलते हैं और ये भोजन को जो है ना शरीर के अंदर ले जाते हैं। ठीक है, अमीबा के बारे में थोड़ा हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। ये अमीबा है, ठीक है ना। अमीबा का चित्र जो है ना हम लोग इस तरह से बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि अमीबा का कोई निश्चित आकार नहीं होता, तो आप इस तरह की एक आकृति बना लें, उसमें केंद्रक बना लें। ठीक है, अब अमीबा करता क्या है? अमीबा की एक कोशिका जो है ना वो भोजन की उपस्थिति का पता लगा सकती है। तो जब कोई खाद्य कण यानी कि भोजन दिखता है अमीबा को, तो अमीबा के ये जो उंगली जैसे कूटपाद है ना, ये एक कूटपाद, ये दूसरा है, ये तीसरा कूटपाद है और ये चौथा कूटपाद है। तो ये क्या करते हैं? भोजन की तरफ गति करने लगते हैं। अभी देखो ये भोजन का कण बाहर है ना, ये गति करके क्या कर रहे हैं कि ये भोजन के कण को घेर रहे हैं। इन्होंने गति करके थोड़ा सा और घेरा और अंत में क्या हो गया है कि ये भोजन जो है अमीबा के अंदर चला गया है। तो अमीबा क्या करता है? अपने पादाब यानी कि कूटपाद, इसकी सहायता से भोजन को घेर लेता है। ये भोजन को जब घेर लेते हैं ना तो वो घेर कर खाद्य रिक्तिका बनाते हैं, यानी कि अब ये खाद्य रिक्तिका बन गई और इसके अंदर है भोजन। इसी खाद्य रिक्तिका में इस जटिल भोजन को सरल पदार्थों में विघटित किया जाता है। बचा हुआ अपचा भोजन कोशिका की सतह की ओर गति करता है और फिर उस पदार्थ को शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। ये अमीबा, ये इसका कूटपाद, ये भोजन, ये देखिए कैसे अंदर जा रहा है। ये जो कण है ना, ये वाला कण ये अंदर जा रहा है। ये कूटपाद अमीबा के घेर रहे हैं। अब ये बंद हो गया है खाद्य रिक्तिका में। ये जो है खाद्य रिक्तिका हो गई अमीबा की। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं। कूटपाद ये वाले देखिए ये गति कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, और ये इन्होंने भोजन के कण को घेर लिया है और अब ये बंद हो गया है भोजन का कण अंदर। अब इसी में क्या होगा? इस भोजन को पचाया जाएगा। अच्छा, भोजन के पचने का अर्थ क्या होता है? तो भोजन के पचने का अर्थ ये है ना कि हम जो भोजन खाते हैं ना वो जटिल होता है। जटिल मतलब उसको हम समझते हैं कि उसके जो अणु होते हैं ना वो जटिल होते हैं, यानी कि उनका अगर हम रासायनिक संकेत लिखने जाए तो थोड़ा बड़ा होगा। तो इस तरह से ये जटिल भोजन है। जब भोजन को पचाया जाता है, जैसे इस खाद्य रिक्तिका में अमीबा अपना भोजन पचा रहा है, तब क्या होता है ना कि ये भोजन छोटे छोटे अणु में बदल जाता है। ठीक है, यही भोजन का पाचन है, इस जटिल अणु को सरल छोटे अणुओं में बदल देना। ज़रूरी क्यों है? क्योंकि हमारी जो कोशिकाएं हैं ना वो इसी भोजन का उपयोग कर पाती हैं, इसका उपयोग नहीं कर पाती हैं। अब जिसका हम उपयोग नहीं कर पाएंगे उसको लेकर हम क्या करेंगे? इसीलिए हमारे शरीर में, अन्य जीवों के शरीर में, सभी में भोजन को जटिल से सरल पदार्थ में बदला जाता है। ठीक है, तो ये अमीबा के बारे में हमने पढ़ा। ये चित्र ज़रूरी है और ये सारे स्टेप्स हैं।
ये अमीबा में कैसे पोषण होता है। ठीक है, ये अमीबा का चित्र है, ये पैरामीशियम और ये यूग्लिना है। अब हम पढ़ेंगे अपने बारे में, यानी कि मनुष्य के बारे में। मनुष्य में पोषण जो है ना वो काफ़ी लंबी प्रक्रिया है, समय भी लेती है। हम जो खाना खाते हैं ना उसको पचने में 3 से 6 घंटे, और ऐसे भोजन भी हैं कुछ जिनको पचने में 12 घंटे भी लग जाते हैं। तो इतने समय तक भोजन को पचाने के लिए, और हम बहुत वैरायटी का भी खाना खाते हैं, तो इसको पचाने के लिए हमारे पास अंगों और ग्रंथियों से बना हुआ एक पाचन तंत्र है, जिसको हम लोग आहार नाल भी कहते हैं। और ये कहाँ से कहाँ तक है, मुंह से गुदा तक एक लंबी नली है। नली का मतलब कैसा होगा, इस तरह से होगा। नली मतलब बीच में जगह, पाइप, इस तरह से होगा। ठीक है, तो इस तरह से एक लंबा सा पाइप है, हमारे मुंह से शुरू होकर वो गुदा तक जाता है। अब अंग कौन कौन से है, मुंह जिसमें दांत और जीवा यानी कि जीभ दोनों आते हैं, ग्रसिका, अमाशय, छोटी आंत या क्षुद्रांत्र, बड़ी आंत या बृहदांत्र, गुदा द्वार है, साथ में परिशेषिका, परिशेषिका को हम लोग इंग्लिश में अपेंडिक्स भी कहते हैं, यकृत इंग्लिश में लीवर, पित्ताशय गॉल ब्लैडर, अग्न्याशय पेनक्रियास, ये सारे अंग जो हैं वो मिले हुए हैं। हमारे में जब हम भोजन ग्रहण करते हैं ना मनुष्य, उसके 5 चरण होते हैं। 5 चरण में अब पहला चरण है क्या, कि सबसे पहले तो हम भोजन को खाएंगे, अंतर्ग्रहण यानी कि अंदर ले जाना। दूसरा है उस जटिल भोजन को सरल रूप में बदलना, यानी कि ये जो हम लोग समझे, इस जटिल भोजन को सरल रूप में बदलना, ये काम। तीसरा उस पचे हुए भोजन का अवशोषण। ठीक है, चौथा काम जो है या चौथा चरण है भोजन का स्वांगीकरण, यानी कि उपयोग करना ऊर्जा के लिए। और 5वां हो गया जो भोजन नहीं पचा है उस भोजन का बहिक्षेपण, उसको शरीर से बाहर निकाल दिया जाना। एक एक करके हम लोग इस पाचन तंत्र के बारे में पढ़ते हैं, हर एक अंग के काम को पढ़ते हैं। ये रहा पाचन तंत्र का चित्र। कहाँ से शुरू हो रहा है, मुंह से शुरू हो रहा है और गुदा द्वार तक समाप्त हो रहा है। तो हमारा मुंह जो है ना, ये हम यहाँ पे देखते हैं मुंह, मुख गुहा, ये जो अंदर का जगह है उसको मुख गुहा बोलते हैं। गुहा मतलब जहाँ पे जगह है, खाली जगह। मुंह के अंदर ही जिह्वा यानी कि जीभ होती है। हमारा मुंह जो है वो किससे जुड़ा हुआ है, ग्रसिका। ग्रसिका एक लंबी सी नली है। ये लंबी सी नली जाकर अमाशय से जुड़ती है, अमाशय जाकर क्षुद्रांत्र से जुड़ता है, और ये क्षुद्रांत्र किससे जुड़ता है, बृहदांत्र में, और ये बृहदांत्र जो है जाकर गुदा द्वार में समाप्त होता है। लेकिन साथ में ही अन्य अंग जो हैं वो भी मिले हुए होते हैं। अब ये अंग कौन कौन से, अग्न्याशय जो छोटी आंत से जुड़ा है यानी कि क्षुद्रांत्र से। दूसरा यकृत, यकृत सीधा सीधा नहीं जुड़ता है। यकृत क्या करता है ना कि इसके पास जो पित्त रस है ना वो कहाँ पर देता है, उस पित्त रस को यकृत जो है पित्ताशय में देता है, और ये पित्ताशय जो है ना वो पित्त नली के द्वारा क्षुद्रांत्र से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, तो यकृत सीधा नहीं जुड़ा है लेकिन इसका काम है, और ये किसके थ्रू करता है, पित्ताशय। पित्ताशय क्या करता है, पित्त का भंडारण करता है, लेकिन ये पित्त बनाता कौन है, बनाता यकृत है, लेकिन स्टोर करता है पित्ताशय। तो ये सारे अंग जो है ना आपस में जुड़े हुए हैं। एक आखिरी अंग परिशेषिका जिसका पाचन में कोई काम नहीं है, ये बृहदांत्र के इस तरफ है, यानी कि हमारे शरीर में दाईं तरफ है। तो आप ये चित्र बनाना, इन अंगों के नाम भी याद रखेंगे। डायाफ्राम का क्या काम है यहाँ पे, तो डायाफ्राम जो है ना हमारे श्वसन तंत्र यानी कि ये जो फेफड़े होते हैं ना, इन फेफड़ों को पाचन तंत्र से अलग करता है। तो ऊपर में श्वसन तंत्र है यहाँ ऊपर में, और नीचे में हमारा पाचन तंत्र है। एक एक करके पढ़ते हैं। पहला चरण था भोजन का अंतर्ग्रहण, और ये किसके द्वारा होता है, हमारे मुंह के द्वारा। मुंह में अब क्या क्या काम होते हैं हमारे, तो दांतों द्वारा भोजन को चबाकर छोटे छोटे कणों में बदला जाता है। इससे फ़ायदा क्या होगा ना कि भोजन जो है जटिल भोजन उसको सरल अणुओं में
बदला जा सकेगा। ठीक। जीभ का क्या काम है? जीवा का वो लाला ग्रंथि से निकलने वाले लाला रस यानी कि लार को भोजन के साथ मिलाती है, जिससे भोजन हो जाता है गीला और निगलने में होती है आसानी। अब ये ग्रंथि जो है ना वो एक नया नाम हो सकता है। तो हमारे शरीर में कई सारे अंग होते हैं, ये छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं, कुछ बड़े भी होते हैं, जिनको ग्रंथि कहते हैं। ये ग्रंथियां जो है ना या तो हार्मोन रिलीज़ करती हैं या फिर कुछ एंजाइम रिलीज़ करती हैं या फिर किसी तरह का रस जो है रिलीज़ करती हैं। हार्मोन का अलग काम है, उसी तरह से एंजाइम और रस का अलग काम है। तो लार ग्रंथियां होती हैं जो लार मुक्त करती हैं और ये लार भोजन को गीला करता है। अगर लार सही से नहीं बने ना तो भोजन को निगलने में दिक्कत होती है, आसानी तो बिल्कुल ही नहीं होती है। तो ये पहला काम है कि लार जो है वो भोजन को गीला करता है। लार का एक दूसरा काम भी है, वो क्या है कि इस लार में यानी लाला रस में लार एमिलेज पाया जाता है और ये लार एमिलेज क्या है? एक तरह का एंजाइम है और ये एंजाइम मंड यानी कि एक तरह का कार्बोहाइड्रेट उसके जटिल अणुओं को किस में बदल देता है? सरल शर्करा में खंडित कर देता है। तो लार के दो काम, भोजन को गीला करना और दूसरा इसमें उपस्थित जो लार एमिलेज एंजाइम है वो मंड को सरल शर्करा में खंडित कर देता है। तो ये सारे काम कहाँ हो रहे हैं? हमारे मुंह में, जिसमें दांत, जीभ, लाला ग्रंथियाँ ये मिलकर काम कर रहे हैं। अब यहाँ से भोजन जो है ना वो ग्रसिका द्वारा, ग्रसिका ये मुंह हो गया, ये ग्रसिका, ये भोजन को मुंह से कहाँ तक ले जाती है? आमाशय में। ध्यान देने वाली बात ये है कि ग्रसिका में किसी तरह के भोजन का पाचन नहीं होता है। तो अब क्या होगा? पढ़ते हैं, अगला स्टेप है भोजन का पाचन। ये मुंह से शुरू होता है, अभी अभी हम लोग पढ़े मंड के पाचन के बारे में, और छोटी आंत में ये प्रक्रिया पूरी होती है। ग्रसिका का काम है भोजन को आमाशय तक ले जाना। आमाशय किस तरह का अंग है? एक थैले जैसा अंग है, बैग के जैसा। जब इसमें भोजन आता है ना तो ये फैल जाता है, ठीक है ना। इस तरह से ये अगर आमाशय, ये हम बनाते हैं आमाशय, इस आमाशय की भित्ति यानी कि ये जो भित्ति है इसमें ग्रंथियाँ होती हैं। इनका नाम है जठर ग्रंथि। अब ये भी ग्रंथियाँ हैं तो इनसे भी अलग अलग पदार्थ जो है वो मुक्त होते हैं। पहला है एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एक है एंजाइम जो प्रोटीन को पचाने में सहायता करता है, और तीसरा है श्लेष्मा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेप्सिन के काम करने के लिए ज़रूरी है। कैसे ज़रूरी है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है एक अम्लीय माध्यम तैयार करता है जो पेप्सिन एंजाइम की क्रिया में सहायक है और साथ में बैक्टीरिया को भी मारता है। यानी कि इस आमाशय में अगर भोजन को पचना हो ना तो इसका जो पीएच मान है वो 7 से कम होना चाहिए, और ये 7 से कम करेगा कौन? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तभी ये प्रोटीन पचाने वाला एंजाइम यानी कि पेप्सिन काम कर पाएगा, अर्थात, और नहीं हुआ तो नहीं कर पाएगा। श्लेष्मा का काम है कि आमाशय को सुरक्षित रखना। क्यों रखना है? क्योंकि आमाशय भी प्रोटीन का बना है और यहाँ पर एक प्रोटीन पचाने वाला एंजाइम है, तो ये प्रोटीन के साथ साथ आमाशय को भी पचा देगा, जो बिल्कुल ही सही नहीं है। तो इसलिए श्लेष्मा होता है जो हमारे आमाशय के आंतरिक आस्तर यानी जो इनर लेयर है उसको अम्ल से बचाता है। अब ये तो रहा आमाशय में, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि अगला स्टेप क्या होता है। तो आमाशय में क्या हो रहा है? हमारे ये जो हमारा आमाशय बना लेना इस तरह से, इसके इन भित्तियों में होती हैं जठर ग्रंथियाँ। ये HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पेप्सिन जो प्रोटीन को पचाती हैं, और श्लेष्मा, इन सभी तीनों को स्रावित करती हैं। श्लेष्मा क्या करता है ना, इस तरह से इस पूरे आमाशय को कवर करके रखता है ताकि HCl की वजह से जब इसका pH 7 से कम होना और ये पेप्सिन अपना काम करना शुरू करे, प्रोटीन को पचाना, या पचाने का अर्थ यहाँ पे यही है कि ये एक बड़ा सा अणु है, इस बड़े से अणु को छोटे अणु में बदलना। तो जब ये काम हो तब हमारा आमाशय जो है वो सुरक्षित रहे। अब यहाँ से जो प्रोटीन पचा हुआ भोजन है वो कहाँ जाता है? क्षुद्रांत में। क्षुद्रांत हमारे आहार नाल का सबसे लंबा भाग है और इतनी लंबाई होने की वजह से हमारे शरीर में ये किस रूप में है? कुंडलित रूप में है। कुंडलित मतलब
अभी हम लोग देखते हैं, यहाँ पर हम लोग चित्र में भी देखते हैं कुंडलित का अर्थ क्या है। ये जो हम लोग पोर्शन देख रहे हैं ना, इसको साफ कर लें। ठीक है, ये जो भाग हम लोग देख रहे हैं क्षुद्रांत, ये कुंडलित है। तो क्योंकि ये बहुत लंबा है ना, तो हमारी छोटी आंत हमारे शरीर में कैसे होती है, ये चारों तरफ से ऐसे बड़ी आंत है, ठीक है, और यहाँ पे ये कुंडली के रूप में है। अब कुंडली से होने से क्या है ना कि थोड़े से जगह में ही पूरी की पूरी छोटी आंत जो है वो समा जाती है। ठीक, तो ये कुंडलित होती है। अब इसकी लंबाई भी अलग अलग जंतुओं में अलग होती है। मांसाहारी की छोटी होती है क्योंकि प्रोटीन पचाना आसान है। शाकाहारी की लंबी होती है, सेलुलोज को पचाना कठिन है। क्षुद्रांत जो है ये वो स्थल है जहाँ पर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा का पूरी तरह से पाचन होता है। यानी सभी को क्या किया जाता है कि जो इनके जटिल अणु हैं, ये सब जटिल अणु हैं, उससे सरल अणुओं में बदल दिया जाता है। तो ये काम कहाँ पूरा होता है, छोटी आंत में होता है, क्षुद्रांत में होता है। इसके लिए छोटी आंत को यकृत और अग्न्याशय की सहायता होती है। किस रूप में, उनसे एंजाइम और पाचक रस प्राप्त करके, ठीक है ना। अब यकृत में बनने वाला जो रस है ना, उसका नाम है पित्त रस। अब यकृत बनाता है लेकिन स्टोर कहाँ होता है, पित्ताशय में। तो यकृत बनाया, उसको भेज दिया पित्ताशय में, और पित्ताशय से ये पित्त रस जो है वो कहाँ जाता है, छोटी आंत में, और जाके क्या करता है ना कि वो छोटी आंत को क्षारीय बनाता है। मतलब अभी पीएच कितना हो जाएगा छोटी आंत का, 7, अमाशय 7 से ज़्यादा। अमाशय में कितना था पीएच, 7 से कम था। यानी कि अमाशय में जब भोजन पचता है तो अम्लीय माध्यम में पचता है, और जब छोटी आंत में भोजन पचता है तो वो क्षारीय माध्यम में पचता है। और ये क्यों ज़रूरी है, ताकि जो अग्न्याशय से निकलने वाला जो रस है, एंजाइम है, वो अपना काम कर सकें, और साथ में ही ना वसा का इमल्सीकरण भी कर सकें। इसीलिए पित्त रस का होना ज़रूरी है, और ये छोटी आंत को क्षारीय बनाता है। इन दोनों काम के लिए, एक अग्न्याशय एंजाइम की क्रिया और दूसरा वसा के इमल्सीकरण के लिए। इस रस में क्या क्या होते हैं, एक वसा को पचाने वाला एंजाइम लाइपेज, और दूसरा प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम ट्रिप्सिन होता है। ये दोनों कहाँ जाते हैं, क्षुद्रांत में जाते हैं, छोटी आंत में जाते हैं। आंत जो है ना, हमारी जो छोटी आंत है क्षुद्रांत, वो अपना भी रस देता है, जिसको आंत्र रस कहते हैं। इसके एंजाइम क्या करते हैं, प्रोटीन को पचाते हैं, कार्बोहाइड्रेट को पचाते हैं और वसा को पचाते हैं। यानी कि हम देखें तो क्या हो रहा है छोटी आंत में, ये हम छोटी आंत का ना एक हिस्सा बनाते हैं, ठीक है, इस तरह से। ये एक हिस्सा, ये एक छोटा सा हिस्सा बना रहे हैं। इस छोटे से हिस्से में क्या हो रहा है, एक बार फिर से बना लें। यहाँ से हम लोग ना थोड़ा सा खाली छोड़ेंगे। खाली इसलिए क्योंकि यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे जो है वो अग्न्याशय जुड़ा हुआ है, और इधर में जो है ये गॉल ब्लैडर यानी कि पित्ताशय जुड़ा हुआ है। अब होता क्या है, ये छोटी आंत है, अग्न्याशय का रस छोटी आंत में आता है, इसका अपना भी आता है, और जो पित्ताशय से पित्त रस है वो भी इस छोटी आंत में आता है। और जब ये तीनों रस मिलते हैं ना, यानी कि पित्त रस, आंत्र रस और अग्न्याशयिक रस, तो इन तीनों के एंजाइम मिलकर भोजन को पूरी तरह से पचाते हैं। और कौन कौन सा भोजन है यहाँ पे, हम जितना प्रोटीन खाएं सारा, हमने जो कार्बोहाइड्रेट खाया उसको, और हमने जो वसा यानी कि जो हम लोगों ने तैलीय खाद्य पदार्थ खाए ना, सभी को। तो भोजन का पूरा पाचन कहाँ हुआ, क्षुद्रांत में, ठीक है, छोटी आंत में। और इसके लिए 3 अंग, यकृत में बना लेकिन पित्ताशय में संचित पित्त रस, दूसरा अग्न्याशय से निकला अग्न्याशयिक रस, और तीसरा छोटी आंत की से निकला हुआ खुद का आंत्र रस। तो ये तीनों कौन कौन से तीनों हैं, एक बार जो है हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। पित्त रस है, या उसके बाद अग्न्याशयिक रस, और तीसरा आंत्र रस। ये तीनों मिलकर जो है भोजन को पूरी तरह से पचाते हैं। और जब ये भोजन पच जाता है, यानी कि ऐसे छोटे छोटे अणुओं में बदल गया है, तब क्या होता है, प्रोटीन एमिनो अम्ल में बदल जाता है, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में,
वसा जो है वो वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में परिवर्तित हो जाता है। एक बार हम लोग इस पॉइंट को फिर से पढ़ते हैं, और वो क्या है कि जब भोजन पूरी तरह से पच जाता है ना छोटी आंत में, तब प्रोटीन को अमीनो अम्ल में, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में तथा वसा को वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर दिया जाता है। और जब ये तीनों बन गए, ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, वसा अम्ल और ग्लिसरॉल, तब भोजन पूरी तरह से पच गया। अब अगला काम क्या है, जब भोजन पच गया है तो उसका अवशोषण होना है। अब ये अवशोषण भी कहाँ होता है, छोटी आंत में ही होता है। अब छोटी आंत जो है ना, ये जो संरचनाएं दिख रही हैं ये छोटी आंत में होती हैं, ठीक है। छोटी आंत की जो आंतरिक भित्ति होती है वो भोजन के अवशोषण में सहायता करती है, ठीक है। इनमें बहुत सारे ये अंगुली जैसे प्रवर्ध होते हैं जिनका नाम है दीर्घरोम। ये अवशोषण का सतही क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं, यानी कि जो एरिया है, जगह है, वो बढ़ जाता है। इससे क्या होगा, जो भोजन का अवशोषण है ना वो तेज होगा। इन दीर्घरोम में रुधिर वाहिकाओं का जाल होता है और यहाँ से भोजन को अवशोषित कर शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुँचाते हैं। तो भोजन का अवशोषण कहाँ हो रहा है, क्षुद्रांत्र में, छोटी आंत में, उसकी आंतरिक भित्ति में उपस्थित दीर्घरोम के द्वारा। ये संरचना है, एक दीर्घरोम है, ये इस तरह से उंगली नुमा संरचना है। इसके अंदर ये हम लोग को लाल और नीले रंग में जो है वो रुधिर वाहिका दिख रही है। तो ये जो भोजन इधर में पचा हुआ है ना, ये एक एक सरल भोजन, ये कहाँ चला आता है, इस रक्त में, रुधिर में चला आता है। रुधिर पूरे शरीर में बहता है ना, तो ये बहते बहते इस भोजन को पूरे शरीर में लेते जाता है, ठीक है। एक खास बात है कि ये एक लैक्टील है। लैक्टील जो है ना, ये क्या करते हैं, ये वसा का वहन करते हैं। तो हमारा जो रक्त है ना वो प्रोटीन का और कार्बोहाइड्रेट का वहन करता है, और ये लैक्टील जो है वसा का वहन करता है। तो भोजन का अवशोषण कहाँ हुआ, क्षुद्रांत्र, इसको साफ कर लें। भोजन का अवशोषण कहाँ हुआ, किस अंग में, क्षुद्रांत्र में, और क्षुद्रांत्र की भी कहाँ, आंतरिक भित्ति में उपस्थित दीर्घरोम में, जो भोजन का अवशोषण करते हैं और सतही क्षेत्रफल भी अवशोषण का बढ़ा देते हैं। इससे भोजन के अवशोषण की प्रक्रिया तेज होगी। उंगली जैसे दिखते हैं, ये इनकी संरचना हो गई। इनमें रुधिर वाहिकाओं का जाल है और ये सभी सरल जो अणु हो गए हैं उनको अवशोषित कर लेते हैं और फिर रुधिर पूरे शरीर में पहुंचा देता है। अगला चरण है भोजन का स्वांगीकरण, यानी कि भोजन का उपयोग किस काम के लिए, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, नए ऊतकों के निर्माण के लिए और पुराने ऊतकों की मरम्मत के लिए। ये काम हो गया। जो भोजन अनपचा है उसका बहिक्षेपण यानी बाहर भेजने की प्रक्रिया अब शुरू होती है। बिना पचा भोजन बृहदांत्र यानी बड़ी आंत में भेजा जाता है। बड़ी आंत में भी ना दीर्घरोम होते हैं और इनका काम क्या है, बस जल का अवशोषण कर लेना। अब जल का अवशोषण हो गया और अब जो भोजन बचा, जो कि पचा नहीं है, उसको गुदा द्वारा शरीर से बाहर कर दिया जाता है। और इसका नियंत्रण कौन करता है, इसका नाम है गुदा अवरोधिनी। ये एक तरह की मांसपेशी है, मसल्स है। तो वर्ज्य पदार्थ का बहिक्षेपण गुदा अवरोधिनी द्वारा नियंत्रित किया जाता है। एक बहुत ही ज़रूरी बात है ना कि जब पूरे शरीर में भोजन एक अंग से दूसरे अंग में जा रहा है, उसकी गति हो रही है, तो ये गति कैसे होती है, क्रमाकुंचक रूप में। यानी कि जो भोजन नाल है ना, ये जो चित्र हम लोगों को दिख रहा है, इस पूरे, ये तो नली के रूप में है ना, ऐसे नली है। तो ये जो भोजन की नली है ना, उसमें गति होती है इस तरह से, यानी कि ये भाग फूल रहा है, ये सिकुड़ रहा है, पूरा मांसपेशियों का बना हुआ है, तो गति होती रहती है। एक बार हम फिर से इन अंगों को देखते हैं। ये तो ग्रसिका है, ये हमारा अमाशय है, ये अग्न्याशय, ये हमारा यकृत दिखाया जा रहा है, ये बड़ी आंत बृहदांत्र है, ये क्षुद्रांत्र छोटी आंत, और यहाँ पे गुदा द्वार है, ये गुदा है। ये सभी मिलकर भोजन के पाचन में सहयोग करते हैं, ठीक है। आप एक बार आप किताब पढ़ेंगे तो आपको ये पूरा टॉपिक जो है अच्छे से समझ में आ जाएगा। एंजाइम्स के नाम याद रखिए, हर एक अंग का जो नाम है और काम वो याद रखना है।